दोस्तों, हमारे चैनल में आने के लिए आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। जैसा आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम यूपी टीजीटी पीजीटी पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे थे। ये हमारा पार्ट 2 होगा। टीजीटी पीजीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसे आप लोग ध्यान को समझें। और आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग जो है वीडियो अगर पसंद आवे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपने इष्ट मित्रों को भी बताया करें, ठीक है। देखिए, पिछले वीडियो में हमारे 10 क्वेश्चन थे, 1 से 10 क्वेश्चन, तो उसका 11वां क्वेश्चन देखें। द फंक्शन एफ सच दैट आर माइनस जीरो टेंस टू आर, यानी जीरो को हटाते हुए रियल नंबर में जीरो को हटा देना है। गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 2/e⁻² 2x माइनस 1 कैन बी कंटिन्यूस एट x बराबर 0, देन फाइंड f0 बताना है। मतलब ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस है 0 पॉइंट पर तो f0 का मान क्या होगा ये बता देना है। तो स्टूडेंट इसको ठीक से समझें आप लोग। जैसा जानते हैं, अगर हम f0 माने x के स्थान पर 0 इस फंक्शन में डॉट रख देते हैं तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो जो कि अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए डॉट f0 का मान नहीं रख सकते। तो जब नहीं रख सकेंगे तो क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। पहले तो एल हाथ पर रूल लगा करके उसको फाइनाइट रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, तब फिर मान रखेंगे फाइनाइट रूप आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं हो पाता 2 बार एल हाथ रूल लगाएंगे, ठीक है। अब एल हाथ रूल ये होता है कि न्यूमरेटर का अलग डिफ्रेंसिएशन और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये देखिए कंटिन्यूस भाई है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है और फंक्शन की वैल्यू बराबर होता है। इसलिए हम फंक्शन का मान निकाल लेंगे तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट और वही राइट हैंड लिमिट के बराबर हो ही जाएगा। तो यहाँ देखिए, अच्छा, सबसे पहले हम इसका जो है एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, तभी बनेगा। अगर ऐसे एल हाथ लगाता हूँ तो हर बार डिनोमिनेटर में एक्स रह जाएगा, तो हर बार इन्फिनिटी आ जाएगा, परिभाषित रूप हो जाएगा। इसलिए पहले इसका एलसीएम लेंगे। देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, एक्स इंटू e⁻² माइनस 1, एक्स कैंसिल आउट तो हो जाएगा e⁻² माइनस 1 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। ये कैल्शियम हो गया। अब हम f0 रखेंगे तो 0 पर, अब यहाँ रखने से पहले हम पहले एल हाथ रूप लगाए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट 0 रखते हैं तो देखिए e⁻0 1 हो जाएगा, ये एक ही है, ये कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, नीचे 0 जाएगा, यानी 0/0 रूप हो जाएगा, 0/0 फॉर्म का हो जाएगा। इसलिए एल हाथ रूप लगाते हैं। न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफरेंशियल कर लेते हैं इसको। अच्छा, और इसमें लिमिट भी, जब इसका मतलब जैसे 0 पर बताना है तो जैसे f0 बताना है, इसका मतलब हम लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0 बताएंगे। अब बाई लिख देंगे एल हॉस्पिटल रूल, ठीक। तो कह रहे हैं इसका डिफरेंशियल e⁻² का वही होगा और 2 का और हो जाएगा, पहले हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा, 2s का 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई, इसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन चलेगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिवाइड सेकंड फंक्शन e⁻² इंटू 2 और 1 का 0 ही जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन डिवाइड सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन यानी e⁻² माइनस 1 डिवाइड फर्स्ट फंक्शन x का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम x के स्थान में 0 रखेंगे। जब स्टूडेंट 0 रखेंगे यहाँ पर देखिए 2 इंटू e⁻0 मतलब 1 हो जाएगा, किसी भी संख्या 0 1 होता है। अब माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये x 0 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के 0/0 का रूप हो जाएगा फिर से। तो इसका मतलब अगेन एल हाथ पुनः लगाएंगे ये चीज़। तो जब फिर से करेंगे इसको तो देखिए लिमिट x टेंस 0 अगेन एल हाथ टूल फिर से करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, e⁻²s का डिफरेंशियल e⁻²s 2 और हो जाएगा, 2 पहले तो 4 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में करेंगे, इसमें प्रोडक्ट 2 फंक्शन चलेगा, तो यहाँ करेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशियल e⁻²s का e⁻²x और 2 और आ जाएगा, और 2 यही है तो 2 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, डिवाइड सेकंड फंक्शन हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब 2e⁻²x, हम 2 भी ले रहे हैं साथ में, इंटू dy dx
फर्स्ट फंक्शन एक्स का 1 हो जाएगा, तो उसके लिख दिया। और इसका कितना हो जाएगा 2e⁻2x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो एक्स के स्थान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये e⁻0, यहाँ पर 0 1 हो जाएगा, तो 4 1 4 हो जाएगा। नीचे यहाँ x है तो ये तो 0 बन जाएगा। यहाँ पर रखेंगे e⁻0 मतलब 1, ये भी 1 और 2 तो 4, तो 4/4 ये कट कर कितना आ गया 1। ये स्टूडेंट इसका आंसर हो। कहने का मतलब ये आपका F0 का मान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 ये है इफ़ f(x) = x - 1 इंटू साइन 1/x - 1 इफ़ x नॉट इक्वल 0, और उसी में इफ़ x बराबर 0 हो तो f(x) की वैल्यू 0 है। देन एक्सप्लेन डिफरेंशिएबिलिटी एट x बराबर 0 एंड x बराबर 1। मतलब 0 पॉइंट और 1 पॉइंट पर ये बताना है ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है या नहीं, माने अवकलनीय है या नहीं, दोनों पॉइंट पर बताना है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम ट्रिक से ही बता देंगे आप लोगों को, लेकिन पहले विस्तार समझ लें ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगी, बेसिक रहेगा ठीक से। तो देखिए, तो सबसे पहले हम 0 बताते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ये एट x = 0 पॉइंट पर बताना है। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, तो लिखेंगे LF'0 इस पर =, अब इसको लिखेंगे लिमिट 0 पर बताना है, और तो 0 में h जोड़ दे, एक न्यूनतम बल जोड़ते हैं, तो उसको लिखते कैसे हैं, यहाँ तो लिखेंगे लिमिट h टेंस 0 F0 माइनस h माइनस F0 डिवाइड बाई माइनस h। ठीक है ना, ध्यान रहे इतना 0 रहेगा, जो मूल जिस पॉइंट पूछा जाए वही यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लिमिट h टेंस टू 0, अब ये तो हो जाएगा f माइनस h माइनस F0 डिवाइड बाई माइनस h। इसका मतलब कि जो फंक्शन है उस फंक्शन में माइनस h रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये फंक्शन ये है x नॉट इक्वल 1 के लिए, जो 1 के बराबर नहीं है, तो ये तो 0 है। तो देखिए, तो क्या यहाँ रखेंगे जब हम, तो कितना हो जाएगा, इसको लिखते जाएंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो माइनस h ये हो जाएगा माइनस h माइनस 1 इंटू साइन 1 माइनस h रखेंगे, तो माइनस h माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ जैसे f माइनस मतलब जहाँ x है वहाँ माइनस रखते जाएंगे। ठीक है, फिर माइनस F0 मतलब एट 0 पॉइंट पर वैल्यू 0 है, ये तो 0 लिख देंगे, डिवाइड बाई माइनस h। ठीक, अब स्टूडेंट माइनस से तो कट जाएगा तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, और ये भी माइनस है, इस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर देखें ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो ये तो माइनस हटा दे रहा हूँ, तो h + 1 हो जाएगा इसमें, और यहाँ का माइनस जो रहेगा वो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस बाहर हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन 1/h + 1 कर देगा। ठीक है, और डिवाइड बाई h हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें लिमिट लगाते हैं, तो जब लिमिट हम लगाएंगे यहाँ पर, तो देखें ये h जो डिनोमिनेटर में है ये हट नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ लगाएंगे h के मान 0 रख देंगे तो 1 हो जाएगा, सही है, डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन जो डिनोमिनेटर पर जो h है इसमें भाग भी करूँगा तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1/h रह जाएगा, तो इसमें रखने पर ये आ रहा है क्या आएगा, माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट करने पर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, h का मान जब 0 रखेंगे तो। ठीक है, तो अभी सब इन्फिनिटी में जो रहता है वो सब वैसे अनडिफाइंड होता है ना, तो वैसे इसको समझ लीजिए, माने ये एग्जिस्ट नहीं करता इन्फिनिटी, जब कभी इन्फिनिटी आता है या माइनस लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, अब राइट निकालूं अगर उसमें प्लस इन्फिनिटी आ जा रहा है, इसका मतलब 0 पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब देखिए राइट पर, तो अब राइट के लिए तो एट लिखते हुए राइट हैंड F'0, इसको समझ लें, तो लिमिट h टेंस टू 0, अभी 0 माइनस के लिए 0 माइनस लिख देते हैं, वैसे फार्मूला लिख ही दिए हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं इस प्रकार से, तो ये क्या लिख देंगे F0 + h माइनस F0 डिवाइड बाई h। ठीक है, इसमें रखेंगे 0 प्लस मतलब h ही होता है। अब सीधे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ,
तो एफ एच माने ये फंक्शन में एक्स के साथ एच रख देना है, तो ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एच है ये समझ लीजिए। तो एफ एच एक्स में एच रखेंगे, ये हो जाएगा एच माइनस वन इंटू साइन वन अपान एच माइनस वन माइनस एफ जीरो, एफ जीरो में जीरो ही है तो जीरो ही है, डिवाइड बाई एच। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ देखें, यहाँ एच में जीरो रखूँगा ये में तो ये तो परिभाषित रहेगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर में एच है इसमें जब जीरो होगा तो ये क्या होगा, अपरिभाषित रूप माने प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी रूप हो जाएगा, है ना, रखेंगे तो कहने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस इन्फिनिटी आया और राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी आया। इसका मतलब हो गया एल एफ डैश जीरो नॉट इक्वल आर एफ डैश जीरो, माने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड इक्वल नहीं आया। ठीक है, इसलिए जो है क्या होगा, एट एक्स इक्वल जीरो पर क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा जीरो पॉइंट पर, ये बात होगी, सही समझ लीजिए ठीक से। ठीक है, जीरो पर हो गया। अब एक पर ही कह रहा है कि एक पर भी चेक करना है, तो ये मैं ये जीरो पर चेक किया, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। अब वन पर देखिए, एट एक्स इक्वल टू वन, यहाँ पर भी लगाऊंगा इस प्रकार से। तो यहाँ लिखेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एल एफ डैश वन पर चेक करना है, तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू वन, माइनस लिख देता हूँ, ये माइनस ये है कि लेफ्ट की निशानी हो गया, पहचान हो गया। अब यहाँ पर एफ वन माइनस एच लिखेंगे, ठीक है, माइनस एफ वन डिवाइड बाई माइनस एच हो जाएगा। ठीक, अब स्टूडेंट जहाँ फंक्शन जो है उसमें क्या लिखें, एक्स स्थान में वन माइनस एच रखेंगे, तो रखें। अब ये लिमिट लिखते चलेंगे, लिमिट एच टेंस टू वन। अब माइनस लिखने कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही बता रहा कि लेफ्ट लिमिट ले रहा है, माइनस बता रहा है, प्लस होता तो राइट लिमिट होता। ठीक है, तो रखिए फंक्शन में, तो एक्स के स्थान में रखना था, तो एक्स में वन माइनस एच और माइनस वन इंटू साइन वन अपान एक्स के सामने लिखेंगे वन माइनस एच माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस एफ वन। देखो एफ वन की बात हो रही है, तो वन कहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ तो जीरो पर तो जीरो हो रहा है, तो यहीं पर रखेंगे एक्स बराबर वन कि एक्स नॉट इक्वल वन के लिए, तो इसी में रखना पड़ेगा। तो क्या हो, एक्स में वन रखेंगे, तो एक्स में जब हम क्या रखेंगे वन, तो जाएगा वन माइनस वन। ठीक है, अब बगल में लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ जगह नहीं है तो, साइन वन अपान एक्स में वन माइनस वन, इस प्रकार से, और डिवाइड बाई माइनस एच। ठीक है, तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, यहाँ भी माइनस कट जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, अब आप ये भी काट दीजिएगा, ये कट जाएगा, तो ये तो साइन वन अपान माइनस एच आएगा, वो तो परिभाषित रहेगा, क्योंकि इसका मान चाहे भले ही इन्फिनिटी क्यों न हो, साइन में वो मान तो हमेशा माइनस वन से प्लस वन के बीच ही होता है, इसकी वैल्यू साइन की वैल्यू हो या चाहे कास की वैल्यू हो। लेकिन जो यहाँ पर जो ये आ जाएगा वन माइनस वन साइन वन कट के इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ जो एच रह जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो ये कुल मिला के इसमें से भी आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, आप हल करेंगे। और इसी प्रकार से जो राइट आर या डैश वन करेंगे, तो वहाँ पर भी देखेंगे, आप पूरा कर लीजिए, इसको आप कर लीजिएगा, वहाँ आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी प्रकार से वहाँ कैसे करेंगे, वहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू वन प्लस एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन डिवाइड बाई एच, आप रखेंगे तो वहाँ से हमको प्लस इन्फिनिटी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जो ये आएगा मान आपका पूरा जो आएगा, तो ये इन्फिनिटी रूप रहेगा। ठीक है, कि इन्फिनिटी रूप आने का ऋण रहेगा, ये ऋण है, माइनस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और राइट से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि एल एफ डैश वन नॉट इक्वल आर एफ डैश वन, लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी आया है, राइट में प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब एट एक्स बराबर वन पर ये भी क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मतलब बोथ, दोनों पॉइंट है, बोथ पॉइंट कौन कौन, बोथ एक्स बराबर जीरो एंड वन पर क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल।
ठीक है, ये ऑप्शन में आप टिक लगा लीजिएगा जो नंबर पर हो कि एक जीरो पर और एक पर, दोनों पर ये फंक्शन जो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ए ट्री इज ब्रोकन बाई वाइंड, इट्स अपर पार्ट टचेज द ग्राउंड एट ए पॉइंट। ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो 2009 के एग्ज़ाम में देखिए आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट पॉइंट 10 मीटर्स फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड, द इंटायर लेंथ, मैंने संपूर्ण लंबाई, मैंने टोटल लंबाई बताना है आ ट्री, वृक्ष की। तो देखिए इसको फिगर बनाते हैं इसका और उसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये वृक्ष, एक पेड़ बना दिया, लाइन खींच दिया, वृक्ष हो गया। अब ये आधार बना दिया इसमें। सबसे पहले मान लिया ए से बी एक वृक्ष है, ठीक है। अब वो हवा से टूट जाता है, ये कहा जाएगा। इसका अपर पार्ट टच द ग्राउंड में छू जाता है, इसका अपर पार्ट है, ये जाकर ज़मीन में लग जाता है। मान लीजिए यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट के ज़मीन पे जाके लग जाएगा, इतना ये वाला भाग यहाँ लग जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये लंबाई इक्वल ना होगी, क्योंकि यही भाग तो टच किया, टूट कर यहाँ छू रहा है। ए पहले ए बी वृक्ष ट्री था, अब सी से टूट गया, सी पॉइंट से यहाँ डी मान लेता हूँ, ठीक है। ये ट्री है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हो, आप लोग खुद ही जानते हो। सब टीजीटी पीजीटी पढ़ने वाले स्टूडेंट सारी बात जब तो उनको थोड़ा हिंट देने को सकता है, बाकी तो सब कर लेंगे आप लोग। अच्छा, और कम समय में करने की खास बात इसमें है, ध्यान दीजिएगा। तो अच्छा, ये 45 डिग्री पर एंगल बना रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री दिया। अब जैसे टोटल वृक्ष की ऊंचाई अगर यक्स मान लें, ये हमारी पहले ऊंचाई इसकी यक्स है, और जहाँ से वो टूटा है मान ली इतनी लंबाई की ऊंचाई पे टूटा है, तो लंबाई कितना ए मान लें, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, है ना। टोटल ये ए मान, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अभी समकोण त्रिभुज में डी ए सी में प्रॉपर्टी लगा दी जाए tan की, लंब बटे आधार। तो एक बार आधार निकाल लें। अच्छा, ये भी चीज़ दिया है कि ग्राउंड से ऊंचाई पॉइंट 10 मीटर दूरी पर है, मैं फुट से जो टच कर रहा है वहाँ पर लंबाई 10 मीटर है। तो इन राइट ट्राइंगल डी ए सी में इन, तो ये क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए अपॉन 10। tan 45 मान 1 होता है, तो 1 लिख दिया। यहाँ से क्या निकल आया, a बराबर 10 आ गया, ठीक है। a का मान जहाँ से टूटा 10 मीटर ऊंचाई पर टूटा था। अब x का मान निकालना है, तो x का मान स्टूडेंट ध्यान दें, हम बेस बाई हाइपोटेनस निकाल लें, चाहे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस निकाल लें, जैसा निकाल लें। चलो इसी से निकाल, चाहे बेस से निकाल लेते हैं। तो आधार बटे कर्ण से कास होता है, फिर कास लिख देता हूँ, कास 45 इज इक्वल टू बेस 10 और हाइपोटेनस है एक्स माइनस ए। ए का मान 10 निकाल चुके हो, तो वहाँ 10 बार देते हैं। अब कास 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, लिख दिया। तिरछा गुणा कर रहा हूँ, तो एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 10√2। अब 10 पक्षांतर कर दें, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 10 + 10√2। अब यही टोटल वृक्ष की ऊंचाई हो गया, 10 कामन कर लीजिए, 10 कामन तो 1 + √2 आंसर, इतने मीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई जो है इतना। अब डेसिमल में कहना है तो √2 का मान जो होता है वो रख दीजिए 1.414, लिख के सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस P न्यूटन एंड 3 न्यूटन, माने 2 बल हैं, एक P न्यूटन बल है, एक 3 न्यूटन का बल है, इज ए फोर्स। और उसका परिणामी रिजल्टेंट में परिणामी से 7 न्यूटन दे दिया है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स 3 न्यूटन के डायरेक्शन को इज रिवर्स, मैंने उलट दिया जाए, मैंने चिन्ह बदल दिया जाए, मैंने विपरीत दिशा में कर दिया जाए, देन रिजल्टेंट वुड बी √19 न्यूटन, 19 न्यूटन हो जाता है रूट में उन्हें। द वैल्यू ऑफ P, जो P का मान बताना है क्या होगा। इसको देखिए स्टूडेंट, स्टैटिक डायनामिक्स रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान दें। तो इसमें आप फार्मूले जानते हैं, परिणामी बल R यानी R² बराबर, पूरा फिगर नहीं बता रहा हूँ, सीधे सब सूत्र चल रहा हूँ। R² होता है P² + Q² + 2PQ cos अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा जो है उन दोनों बलों के बीच का एंगल है,
ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ स्टूडेंट परिणामी 7 दिया है, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और एक बल P ही लिखा है तो P² हो जाएगा। और एक बल Q लिखा है, 3 न्यूटन लिखा है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। प्लस 2PQ, P में P ही है और Q में 3 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6P और एंगल मान लिया बीच का कोण अल्फा है। ठीक है, ये लिख दीजिए। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड इसमें देखो एक और कंडीशन है कि अगर 3 न्यूटन वाले बल को रिवर्स में उलट दिया जाए तो क्या हो जाए, परिणामी √19 हो जाता है। तो √19 का जब वर्ग करेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, अब P तो P ही रहेगा, लेकिन 3 वाला जो है वर्ग करेंगे तो भी तो माइनस का वर्ग प्लस ही रहेगा, 3 9 रहेगा। ये वाले बदल जाएगा, Q -3 करेंगे जब तो 3 दूनी 6 -6P और cos अल्फा। ठीक है, समझ, क्योंकि जब पलट देंगे तो 2PQ, भाई यहाँ मान ली इसको Q है तो Q यहाँ -3 न हो जाएगा, जब डायरेक्शन चेंज कर देगा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस पर पहले ऐसे था मान लिया जाए, बाद में ऐसे हो गया तो निगेटिव तो माइनस कर लेंगे, ये हो गया। इसको 1 मान लिया जाए, इसको 2 मान लिया जाए। अब देखो स्टूडेंट, हमको तो ये P का मान निकालना है, तो यहाँ तो +6P cos अल्फा, यहाँ माइनस, दोनों ऐड कर दे तो कट जाए, तो सम करने पर जोड़ दिया तो लिख देता इसे लाइन करके, यहाँ प्लस लगा देते तो जोड़ने पर। तो जोड़ रहा हूँ 9 9 18 और 4 1 5 1 6। ठीक है ना, जोड़ दिया। अच्छा, बराबर P मिल जुड़ जाए 2P² हो जाएगा और 9 9 18 ये हो जाएगा, ये कट ही गया। अब इसको उधर 75 कर लेंगे तो देन इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 2P² बराबर 18 घट जाएगा तो 50 हो जाएगा। देखो P² बराबर 2 से भाग करूँगा तो 25 हो जाएगा, इसलिए P बराबर कितना हो जाएगा, 25 का वर्ग 5, तो प्लस माइनस कर सकते हैं तो +-5 न्यूटन, ये इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर हो जाएगा। समझ आएगी बात ये। आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। POB इज डायमीटर ऑफ ए सर्किल एंड P है, ए पॉइंट है, P पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट, Q पॉइंट आर पॉइंट ऑन ए सर्किल पर। इफ एंगल ABP 60 डिग्री है देन फाइंड आउट वैल्यू एंगल BQA का मान क्या होगा, ये एंगल का मान क्या होगी बताना है। देखिए एक सर्किल बनाता हूँ, इस प्रकार के सर्किल बना दिया, वृत्त हो गया। अब POB व्यास है, उसका डायमीटर है, ये व्यास बना दिया, P वो सेंटर हो गया और B व्यास हो गया। अच्छा, फिर देखिए आप सर्किल PABQ पॉइंट है, तो एक पॉइंट P है ही है, ये यहाँ पर ही मान लेता हूँ A, तो यहाँ B है ही है, P यहाँ कहीं कहीं पे मान सकते हैं, वो तो PAB माने उसके परिध पर रहना चाहिए, बाहर कहीं नहीं, न बाहर रहे न अंदर रहे, केवल परिध पर रहे उसकी, ये कह रहा है पॉइंट पर, आन सर्किल पर है। ABP, AB और ये P है ना, तो मतलब ये मिलाना पड़ेगा, ये कह रहे 60 है, तो मान ये एंगल जो है स्टूडेंट 60 डिग्री कह रहा है, 60 डिग्री दे दिया है। तो आपको होता BQA मैंने मिलाना पड़ेगा, B से Q मिला दिया, BQA मैंने ये मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपसे एंगल पूछा जा रहा है, ये कितना होगा। तो स्टूडेंट इसका समझिए, आप कक्षा 10 में सर्किल में ज्योमेट्री में आप पढ़े हैं इस प्रकार से कि एक ही आर के द्वारा शेष परिधि पर बना कोण बराबर होता है, एंगल जो बनता है किसी आर के द्वारा शेष परिधि मतलब जो सर्कमफेरेंस जो शेष है उस पर कहीं भी बनाया जाए एंगल वो इक्वल होता है। तो यहाँ देखो इस लाइन ये आर्क माने या ये जीवा मान ले, A से B लाइन जो है जीवा हो जाएगी, और जो आर्क जो वक्राकार है वो आर्क कहलाता है। तो इस AB आर्क के द्वारा देखो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये देखो ऐसे मिला दिया जाए, ऐसे यहाँ से चल रहा है, यहाँ ये मिल रहा है ये एंगल, और इसी लाइन के द्वारा यह देखो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ इसको ऐसे मिला दिया जाए। ठीक, इस प्रकार से तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। अब एक चीज़ जानो, ये कितना होगा, ये एंगल देखो आप जानते हो ज्योमेट्री में ये भी पढ़े हो कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो देखो ये POB जो डायमीटर है व्यास हो गया, तो ये PAB अर्धवृत्त हो जाएगा, और PAB मान A बिंदु पर जो कोण होगा वो 90 डिग्री होता है, ये ज्योमेट्री की थ्योरम है इसका। तो ये एंगल A 90 हो गया, और ये 60 है ही है, तो 90 60 100 956 150 हो जाएगा, और टोटल जानते 180 होता है, तो 150 निकाल दे तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये कितना 30 डिग्री हो जाएगा। जब ये 30 डिग्री होगा तो उतना ये हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि एंगल BQA इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ गए कि एक ही आर्क के द्वारा शेष परिधि पर बना कोण समान होता है। अगर यहाँ 30 आया है
क्योंकि 90 है, 60 ये है, दिया ही है, तो 9 6 15 150 हो गया, तो 180 150 निकल दिया, 30 डिग्री हो गया, तो जो ये होगा वही ये होगा, इसलिए एंगल जो है 30 डिग्री होगी। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको समझ में आई बात ये। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर ए फैमिली ऑफ सर्किल which are passing through the point -1 1 and tangent to x-axis if hk are coordinates of the center of circles, then the set of values of k is given by the interval। माने k किस अंतराल में पड़ता है ये बताना है। इसको देखिए आप लोग। तो सबसे पहले हम ये कहता है कि एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना चाहिए। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा है एक्स एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया, और -1 1 पर टच कर से होकर जा रहा है वो सर्किल, और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो -1 है तो मूल बिंदु के लेफ्ट साइड होगा, तो इधर बनाऊंगा सर्किल और एक्स एक्सिस में टच करा दूंगा। ये सेंटर एच के है तो सेंटर हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ ले देता हूँ एच कामा के, ये सेंटर हो गया एच के, और वो सर्किल जा रहा है -1 और 1, तो कहीं पर मान सकता हूँ, चलिए यहाँ कहीं मान, यहाँ पर -1 और 1, ये -1 1 पॉइंट से होके जा रहा है, एच के उसका सेंटर हो गया। ठीक है, तो जब अच्छा एक्स एच को टच भी कर रहा है, इसका मतलब हिंट कर रहा है कि रेडियस जो होगा इसका ये क्या होगा, के होगा, क्योंकि एच के है, एच इसका एक्स की वैल्यू होती है, के वाई की वैल्यू होती है, यहाँ पर के कितना होगा, ये आर रेडियस, वाई का मान के होगा, मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि रेडियस जो आर है वो के होगा, क्योंकि टच कर रहा है और ये बिन से जा रहा है। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हो, पढ़े हो कि जिसका सेंटर, ऐसे सर्किल का समीकरण जिस सेंटर मालूम हो और रेडियस मालूम हो, तो ऐसे वृत्त का समीकरण मान लो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, आर रेडियस है, यहाँ पर रेडियस के है तो आर के स्थान पर हम यहाँ के लिख देंगे। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये सर्किल हो गया जो एच के सेंटर हो गया, और रेडियस हो गया, यानी के रेडियस है यहाँ पर, और वो जा रहा -1 1 से, इसका मतलब एक्स और वाई को संतुष्ट करेगा, तो एक्स में -1 रख देंगे और वाई में 1 रख देंगे, तो -1 रख देंगे, तो यहाँ भी माइनस कॉमन भी कर लेते साथ ही, तो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस वाई में 1 है तो 1 माइनस के, यहाँ का जो माइनस था हमने कॉमन कर लिया तो ये प्लस बना दिया है, ये माइनस होता है, तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ के है, यहाँ भी के है, तो इसको खोल दिया जाए, तो 1 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर और -2 में 2k इज इक्वल टू के स्क्वायर। इसको लिखा रहने देते हैं, क्योंकि यह चाहे इसका ऑलरेडी स्क्वायर है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर होगा, ये हो जाएगा। तो देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर काट रहे हैं, है ना, इसको पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा कितना 2k - 1, ये क्या है 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसा आप जानते हो स्टूडेंट कि कोई भी संख्या हो, अगर वो स्क्वायर में है वो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर होता है, स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, मिनिमम उसका 0 हो सकता है। इसमें यहाँ पर ये होगा कि जो 1 प्लस एच स्क्वायर है ये क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा। ठीक है, जब ग्रेटर देन आर इक्वल है, ये चीज़ इसके बराबर है, इसलिए यहाँ पर रख दूंगा, इसलिए क्या होगा 2k - 1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इसका मतलब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k ग्रेटर देन आर इक्वल 1, देन इम्प्लाइज k ग्रेटर देन आर इक्वल हाफ, माने k का जो मान होगा 1/2 से बड़ा होगा। ठीक है, यही उसका इंटरवल, जैसे पूछा था ना कि देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k इज़ गिवन बाय द इंटरवल, किस अंतराल में होगा, तो k का मान जो है ये हाफ से अधिक होगा, माने अंतराल क्या हो सकता है 1/2 से इन्फिनिटी तक जा सकता है, यानी k बिलोंग टू 1/2 क्लोज इंटरवल से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ये इसका इंटरवल हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ऑप्शन में अगर इस प्रकार अंतराल में दिया ऐसा लिखें, इस प्रकार दिया तो ऐसा लिख दें, टिक लगा दें, गोला भर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बात समझ आ गई होगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, लेट एल बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। यल कोई रेखा है वो इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, किसको, आप प्लेन्स, एक प्लेन का नाम ये है, दूसरा प्लेन ये है, उन प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर वो जा रही है लाइन। अच्छा, वो लाइन और क्या काम कर रही है, एल मेक्स एन एंगल, वो लाइन जो एंगल कोण बना रही है अल्फा का
किससे? विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, धनात्मक एक्स अक्ष से अल्फा का कोण वो लाइन बना रही है। तो यहाँ पर बताना है क्या कंडीशन होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होगा, आवश्यक कंडीशन क्या होगा, यानी अल्फा एंगल जो है वो मान क्या होगा, ऐसा कह लीजिए क्या उसका मान होगा। देखिए ये भी अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से समझें, है ना। तो इस प्रकार से तो एंगल अल्फा कोण बना, तो इसमें एक चीज़ आप कर लीजिए, पास्ट देन कॉस अल्फा, देन फाइंड कॉस अल्फा, देन फाइंड कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होगा, इसका मान किसके बराबर, ये बताना। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप अब देखिए ये जो प्लेन है 3D का, जहाँ ये 2 और 3 और यहाँ 1 कोफिशिएंट है, ये उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। अब डायरेक्शन रेशियो प्लेन के परपेंडिकुलर भी होते हैं, तो जो हम लाइन का इक्वेशन बनाएंगे वो डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में बनाएं, डायरेक्शन रेशियो कहें या डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में बनाएं, जिसको हम एल कहते हैं, उस फॉर्म में हम लाइन का इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स अपान एल इज इक्वल टू वाई अपान एम इज इक्वल टू जेड अपान एन। अब यहाँ पर पॉइंट कोई दिया नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट 0 0 मान से 0 मूल बिंदु से जा रहा है ये लाइन, और जिसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ये तो लाइन का इक्वेशन हो गया। अब स्टूडेंट प्लेन दिया है, प्लेन कौन कौन है, ये प्लेन और ये प्लेन, 2 प्लेन दिए हुए हैं। अब प्लेन की जो 2, 3 और 1 है, यहाँ पर 1 गुणांक है, 3 और 2 है, ये डायरेक्शन रेशियो है या कोसाइन कह लीजिए। और आप लोग जानते हो ये जो डायरेक्शन कोसाइन या रेशियो, ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर शर्त होती है कि एक जैसे एक डायरेक्शन कोसाइन ये हो और एक डायरेक्शन कोसाइन ये है, तो दोनों का मल्टीपुल करके जोड़ दिया जाए तो 0 के बराबर होता है ना, जानते हो आप लोग, क्योंकि शर्त पढ़े हो, अगर परपेंडिकुलर है तो क्या कहते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। या कोण से आप जान सकते हो, cos थीटा बराबर A1 A2 धन B1 B2 धन C1 C2, है ना, डिवाइड बाई अंडर रूट में A1 स्क्वायर B1 C1 स्क्वायर, और दूसरे में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, या L1 या M1 M2 कुछ भी कह सकते हैं, और उसी में रख के निकाल लेते हैं। cos थीटा में 90 रख देंगे, 0 हो जाएगा, है ना। वो अब आप लोग जानते हो, आपको तो हिंट बताना है केवल। तो देखिए फिर ये हो गया, तो इसके जो डायरेक्शन साइन कोसाइन है और ये जो डायरेक्शन को, दोनों का गुणा करके योग करके 0 बराबर करूँगा, समीकरण बनाऊँगा। तो करिए यहाँ पर, तो 2L है ना, अब प्लस m है तो कितना हो जाएगा 3m, ठीक, ये m, ये यहाँ 3 है, और यहाँ n है, वहाँ 1 है, तो प्लस n इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हो जाता है, ये बता दिया हूँ कंडीशन। और दूसरे प्लेन है उसको इसी साथ गुणा कराऊंगा, तो यहाँ l अब प्लस कितना है 3m अब प्लस 2n इज इक्वल टू 0। इस प्रकार 2 इक्वेशन एल एम एन में तैयार हो गया। अब स्टूडेंट इसमें हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा से एल एम एन का मान निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एल अपान, है ना, फिर एम अपान, ऐसा करते हैं ना, फिर एन अपान, ठीक। एल वाले एल को ऐसे मूंद लेते हैं इस प्रकार से, है ना, तिरछा गुणा 3, फिर माइनस करके गुणा, तो 3 दूनी 6 में 3 एक 3, तो 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए, फिर यम वाले फिर यम को दाब लेंगे। अब इस बार नीचे चलेंगे, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये करें तो यह 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऐसे जैसे ये से दाब लिया, तो वहाँ 1 गुणांक यहाँ 1 है, 1 एक 1 और 3 2 दूनी 4, तो 1 - 4 यानी घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, यहाँ -3 लिख देंगे। फिर यन वाले में यन को ऐसे मूंद लेंगे, फिर ऊपर चलेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 6 में से 3 गए, 3 यहाँ भी हो जाएगा। ये हो जाए इस प्रकार से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई है बज्र गुणनखंड विधि द्वारा। अब इसमें इसकी आगे आप पढ़े हो, जानते हैं आप लोग, इस प्रकार से थोड़ी और चीज़ जान लीजिए कि इसके आगे क्या लिखा जाए, किसके बराबर करें। अब इसके एक चीज़ जान लीजिए, इनके वर्गों के योग के अंडर रूट ऊपर भी कर दें और नीचे यही काम कर दें, माने अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट, और नीचे भी काम करेंगे तो 3 का वर्ग 9, -3 का वर्ग भी 9 और -3 का वर्ग भी 9 का अंडर रूट। ये भी मेथड है, समझ लीजिएगा, इस पर करते हैं। और ये डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का योग 1 होता है, और यहाँ 9 9 18 27, 27 का कितना हो जाएगा 9 3 27, 3√3 हो जाएगा। ठीक है ये, ठीक।
अब ध्यान दें, हमको जो लाइन का प्लेन जो लाइन है जो एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है एक्स अक्ष से, इसलिए यल क्या हो सकता है, क्योंकि एक्सेस से बनाने कह रहा है। अगर वाई से कहता तो हम निकालते हैं, जब जानते हो डायरेक्शन कोसाइन की डिफिनीशन आप लोग जानते ही हो। तो एक्स अक्ष से जो कोण बनावे उसी में कांस लगा करके उसका डायरेक्शन कोसाइन बनाते हैं। तो यहाँ से यल का मान निकाल लें, तो ये तिरछा गुणा का इससे पकड़ेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, देयरफॉर यल बराबर कितना हो जाएगा, इसी से तुलना करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और यल क्या कहलाता है, यल कहलाता है कॉस अल्फा, क्योंकि एक्स जो कोण बना हुआ उसे कास को कहते हैं। तो कास अल्फा कितना हो जाएगा 1/√3। यही पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कास अल्फा, ऐसा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझाई बात ये हो गया 17 नंबर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट n टेंस टू, लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n+1 + 1/n+2 + 1/n+3 डैश 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 + 1/2n, इसका क्या मान होगा। ध्यान दें, ये भी है लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखें कैसे करेंगे इसको। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n+1 1/n+2, ये मान ली 2 ही वाली दिए, ये इसको तोड़ लेते हैं, ये 2n है तो n+n सिमेट्रिकल बना लेते हैं, जैसे 1 बढ़ रहा है 1 2 3 ऐसे n तक बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको सम के रूप में, समेसन के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, समेसन 1/n, तो सब में दिख रहा है, सेकंड वाला टर्म 1 2 3 बढ़ रहा है, तो क्या कर लीजिएगा, टर्म में r लिख दें। अब यहाँ पे r का हमारा 1 तो कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, मैंने 1 से n तक वेरी कर रहा है, इस पर लिख दिए। इधर लिमिट लिख देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये लिख दिया। अब स्टूडेंट लिमिट और समेसन ये दोनों को है ना मिला करके इंटीग्रेशन लगा देते हैं, आप लोग जानते हो, इसको पढ़े भी हो, है ना। इस पर क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन लगा दिया। अब इसमें इंटीग्रेशन तो लगा दिया, लेकिन इन्हें लगाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब n इन्फिनिटी हो तो यहाँ ये मैं n इन्फिनिटी रख दूंगे तो पूरा इन्फिनिटी अपरिभाषित कर देगा। जब कभी इन्फिनिटी हो तो वहाँ नीचे हो तो n वहाँ कॉमन लेने चाहिए, तो इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे और उसमें कॉमन भी ले लेंगे। क्या कॉमन लें, n कॉमन लेंगे, तो n कॉमन तो 1 + r/n हो जाएगा इस प्रकार से। और इंटीग्रेशन करते हैं तो ds भी लिख देते हैं, ये भी ध्यान से करते जाइए। अच्छा, अब यहाँ पर पुट क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पुट 1/n जो n है, ये 1/n है, इसको माना जाता है dx। ठीक है, और जो r/n है इसको मानते हैं x। ठीक, अब इसमें से लिमिट, इसकी लिमिट भी निकाल लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जब r का मान मैंने n का मान, पहले जब n का मान इन्फिनिटी रखेंगे तो नीचे इन्फिनिटी है तो 0 बन जाएगा, इसका x का मान 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। और अपर लिमिट में r का मान 1 से n तक जा रहा है, तो जब n रखोगे तो n/n में 1 हो जाएगा, मतलब अपर लिमिट 1 हो जाएगा। इस प्रकार से लिमिट और समेसन दिया रहे तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में ऐसे बनाया जाता है, n कॉमन कर लिया जाता है। क्यों, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी रहेगा तो उसको जो है कॉमन ले लेंगे, इससे कट जाए। अब यहाँ पर 1/n को dx मानते हैं, इसको x मान लेते हैं। अब यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार लिखेंगे इसको कि इंटीग्रेशन 0 to 1, तो 1/1 प्लस ये x हो गया, इसको x माने थे, अब 1/, इसको यहाँ, अब यहाँ dx मान लीजिए, यहाँ ना लिख करके अगले वाली देता हूँ, 1/x को dx मान, इस प्रकार का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ताकि 1/n dx हो जाए। ठीक, चाहे इसको एक लाइन आगे कर सकते थे, हमने एक लाइन इसी में कर दिया है। सर अब जैसा जानते हो कि 1/1 प्लस इसका इंटीग्रेशन, भाई नीचे का डिफरेंस ऊपर मिल जाता है, क्योंकि x का 1 होता है, तो नीचे को log में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, log 1 + x। ठीक है, अच्छा, अब लिमिट लगा देंगे, 0 लोअर, ये 1 अपर, तो रखेंगे तो अपर लिमिट 1 और 1 2 हो जाएगा, log 2 माइनस log 1, यहाँ रखेंगे 0 1 हो जाएगा, और log 1 का मान 0 होता है, तो कितना हो जाएगा, log 2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन में टिक कर लेंगे इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। इफ़ ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, इफ़ x² dy/dx + y = 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y का मान क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए x² को डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करेंगे क्या होगा, dy/dx + 1/x² × y। ठीक है, ये हुआ, और प्लस 1/x²। अब स्टूडेंट आप लोग जानते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होता है, कि जब dy/dx + py = q, जहाँ p और q या तो x वेरिएबल का फंक्शन होगा या कोई कांस्टेंट का होगा, क्योंकि यहाँ y है तो उसके बगल में x का फंक्शन रहेगा या कोई कांस्टेंट रहेगा, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या होता है, e⁻∫p dx।
ठीक है, ये जो है पी, इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। यहाँ देखिए इसी टाइप का है ये, है पी वाई बराबर इस टाइप का है। एक और भी होता है, वो वहाँ पर डी एक्स बराबर डी वाई होता है, प्लस पी यहाँ वाई जब एक्स हो जाएगा वहाँ बराबर क्यू कह देंगे। तो इसका स्टूडेंट इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें सबसे पहले। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही होगा 1/x², है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर इंटीग्रेशन 1/x² dx। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो e टू पावर ये ऊपर जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा e टू पावर -x² लिख देता हूँ, dx लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक जोड़ते हैं उससे भाग करते हैं, तो एक जोड़ेंगे जब तो x टू पावर कितना हो जाए e टू पावर x-1, ठीक है। अब उतने से भाग हो जाएगा, e टू पावर ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा ले, है ना। अब भाग करूँ कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो क्योंकि माइनस और उससे भाग कितना हो जाएगा, तो कुल में कितना हो जाएगा e टू पावर -1/x। ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ये। अब यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर को y के साथ गुणा कर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाए y इंटू ई टू पावर -1/x। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, है ना। अच्छा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ इक्वल लगाना चाहिए, बराबर करिए, ये क्योंकि बराबर है ना, उधर जा रहा है, भाग करूँ उधर जाएगा। इज इक्वल टू इधर करेंगे इंटीग्रेशन लगाकर 1/x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर -1/x और dx। ये इसके तरीका है ना। y जो फंक्शन y वो लिखते हैं, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते हैं, गुणा कर देते हैं लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट में इंटीग्रेशन तो लगाना नहीं होता, राइट में इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है, और वो जो फंक्शन वो और उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुणा करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब यहाँ करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसका मान इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इसको पुट कौन सा करेंगे, इसी को मान लेट पूरा मान लें, लेट -1/x इज इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dt/dx कितना हो जाएगा, माइनस प्लस बना देगा 1/x², क्योंकि ये माइनस ऊपर जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ ही रख देंगे इसके स्थान पे, है ना, 1/x² dx dt हो जाएगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू पावर, अब ये t है, t हो जाएगा इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वही होता है e टू पावर t ही लिख देंगे। अब t क्या माना गया था, -1/x माना गया था, ठीक है, ये लिख। इधर क्या थी y e टू पावर -1/2। आज जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई कांस्टेंट लिख देते हैं, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब स्टूडेंट e टू पावर -x का हम भाग लगा दें, तो जब भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देयरफॉर जब भाग करें तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ तो कितना 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा c, और नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा c e टू पावर 1/x। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन हो जाएगा। y इज इक्वल टू 1 + c e टू पावर 1/x, ठीक है, क्लियर। ये देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन ये, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d²y/dx² + 2x dy/dx प्लस √1 + dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, ये भी जरूर एक क्वेश्चन आता है टीजीटी पीजीटी में, और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें स्टूडेंट, डिग्री ऑर्डर बताना है तो सबसे पहले ये देखें कोई भी जो पावर हो वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर में होना चाहिए। जो पावर मैंने घात जो लगा हो वो पॉजिटिव भी हो, इंटीजर नंबर रहे। यहाँ पर इसमें रूट लगा हुआ है ना, मैंने रेशनल के रूप में नहीं, रियल रेशनल के रूप में नहीं होना चाहिए, मैंने पूर्ण संख्या में हो और पॉजिटिव भी हो। तो यहाँ इसको सबसे पहले रूट हटाना होगा। तो रूट हटाने इसको राइट साइड ले जाएँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। तो यही काम करते हैं सबसे पहले। तो d²y/dx² + 2x dy/dx उधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1 + dy/dx का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसमें ये रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोर्ड साइड दोनों पक्षों को वर्क कर देता हूँ यहीं पर, तो ये रूट हट गया है, ठीक है। अब स्क्वायर जब वर्क करूँगा तो ऋण भी हट जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब स्टूडेंट ध्यान दे, जब वर्क करूँगा तो इसका वर्क यानी d²y/dx² का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2x कितना 4x² हो जाएगा, और dy/dx का होल ऐसे करेंगे प्लस 2ab करेंगे तो 2a में ये हो 2 यही 2 दिन 4 हो जाएगा 4x, और कितना हो जाएगा d²y/dx² इंटू dy/dx इतना हो जाए a² + b² + 2ab ये हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, इधर रूट हट गया, ऋण भी हट जाएगा तो 1 + dy/dx
dx का होल स्क्वायर। इसी से स्टूडेंट डिग्री मैंने आर्डर और डिग्री पता चल जाएगा। ये आर्डर क्या है, आर्डर डी मैंने डी में जो अधिकतम कोटि का अवकलन किया जाए, जैसे कितने बार किया गया है, 2 बार किया गया अधिकतम, और देखो 2 बार यहाँ भी हालांकि है, 2 से ज़्यादा कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया 2। और जो सबसे अधिक जो आर्डर मान जो सबसे अधिक आर्डर का डिफरेंशियल है उसके होल पावर में जो सबसे पावर में लगा हो तो वही उसकी डिग्री होती है, मैंने घात होता है। तो सबसे बड़ा आर्डर कौन ढूंढा, सबसे बड़ा 2 आर्डर का, और उसके ऊपर कितना पावर लगा है, पावर 2 लगा हुआ है। अच्छा, हालांकि जैसे यहाँ देखें यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पावर तो 1 लगा है, तो हम इसको लेंगे पहले, यहाँ 2 पावर का लगा हुआ है, तो ये कितना होगा, आर्डर भी 2 हो जाए और डिग्री भी 2 हो जाएगा। इसलिए कहेंगे इसका ऑर्डर कितना कहेंगे, ऑर्डर 2, और डिग्री कितना कहेंगे, डिग्री भी 2 कहेंगे। स्टूडेंट बात समझ रही है, ऑर्डर 2 डिग्री 2 माने सबसे जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो या कोटि का क्रम का कह लीजिए, सबसे अधिक क्रम का जो डिफरेंशियल है वो ऑर्डर कहलाएगा, हिंदी में कोटि कहते हैं। और सबसे जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसके जो होल पावर में जो डिग्री लगी हो वो उसको डिग्री कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है, इसी में नेक्स्ट वीडियो में एक और बनाऊंगा जब वीडियो, तो उसमें आपको बताऊंगा किसमें ऑर्डर डिफाइन होता है, डिग्री डिफाइन नहीं होता है, जिसमें साइन dy/ds हो या log dy/ds लगा हो या e⁻x dy/ds लगा हो, ऐसे में ऑर्डर डिफाइंड होता है लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। एक उस वीडियो में एक क्वेश्चन बनाऊंगा इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका ऑर्डर 2 और डिग्री 2 होगा। ठीक, इस कारण से ध्यान दीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग से यही अपील है, बार बार मुझे कहना है स्टूडेंट, अभी तक आप लोग मेरे वीडियो को ना देखे हों या ना जाने हों तो आप लोग इसको समझें। अगर आपको पसंद आए स्टूडेंट तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और इष्ट मित्रों को बताएं। हम इस प्रकार से आप लोगों को टीजीटी पीजीटी पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और ये हमारा पार्ट 2 है, नेक्स्ट में पार्ट 3 होगा। इस प्रकार से जो 125 प्रश्न का संग्रह होता जाएगा, इस वर्ष 2009 का बता रहा हूँ, इसके बाद मैंने सभी बताऊँगा जो जितने वर्ष परीक्षा हो चुके हैं यूपी बोर्ड में, टीजीटी पीजीटी में, सभी का मैं सेट बनाकर आप लोग बताऊँगा। आप लोग पूरे मन से इसको देखें, समझें, लास्ट तक समझें और इष्ट मित्र जरूर बताएँ। और ये विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगे, जैसे कोई 11th में पढ़ रहा हो